तो यार पिछली वीडियो में हमने 11th क्लास से सी प्लस प्लस का पहला चैप्टर जिसका नाम था गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस उसे ख़त्म कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो होप करता हूँ लास्ट चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग का ओवरव्यू देखेंगे, डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है उदित और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में जिसका नाम है साइबर नॉलेज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक आता है सी प्लस प्लस डाटा टाइप। तो यार होता क्या, सी प्लस प्लस में हमारे पास कुछ डाटा के टाइप्स गिवन है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें ये इस टाइप का डाटा है और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। वह डाटा टाइप दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल डाटा टाइप और एक होता है डिराइव्ड डाटा टाइप। अब इन दोनों में कुछ और भी होते हैं, मतलब उनके कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं। फंडामेंटल के अंदर आपका कैर आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, डबल और वॉइड। जबकि डिराइव में फंक्शंस, एरे, रेफरेंसेस, क्लासेस, कांस्टेंट, यूनियन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और इनमरेशंस आते हैं। आज हम फंडामेंटल डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं और आने वाली वीडियो में हम डिराइव डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स में जैसे मैंने भी बताया कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंट, फिर होता है कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड। अब जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स होते हैं वो किसी से डिराइव नहीं होते, मतलब किसी और चीज़ से नहीं बने होते। ये आपके बेसिक डाटा टाइप्स भी इनको बोला जाता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। इन डाटा टाइप्स को हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इन डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा बेसिक से समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जिनके कोई वो नंबर्स जिनके कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 12, 1500, -4, 2000, 0 एटसेट्रा। ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम सी प्लस प्लस में इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, INT इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कोई आइडेंटिफायर INT डाटा टाइप यानी इंट डाटा टाइप में डिक्लेयर किया गया है तो उसके कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकते। तो जैसे मैंने एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया इंट A, तो अब इंट A में जो A है इस A की कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता। यानी जैसे हम कुछ एग्जाम्पल थ्रू देखें तो 1/2 नहीं हो सकता। ये कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, जैसे 0.5 नहीं हो सकता या फिर -0.3 नहीं हो सकता। मतलब एक होल नंबर होना चाहिए। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी आइडेंटिफायर को इंट डाटा टाइप में डिक्लेयर किया है तो उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं दे सकते। यानी जो हमने आइडेंटिफायर है उसकी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती या फिर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। अब उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इंट का हम यूज़ कैसे करें। अगर हमें इंट को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंट, उसके बाद आइडेंटिफायर नेम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है इंट, फिर नंबर और सेमीकोलन लाना मस्ट होता है स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए, जैसा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। या फिर एक और ले लें इंट X, Y, Z। आप मल्टीपल नंबर्स भी इंट के उसमें डिक्लेयर कर सकते हो इन डाटा टाइप में। फिर हमारा अगला डाटा टाइप आता है कैर डाटा टाइप। अब कैर में क्या होता है, जैसा हम लोग कैर नाम समझ में आता है कैरेक्टर, मतलब कैर डाटा टाइप सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए बनाई गई है। तो यार कैर डाटा टाइप में हमारा जो सी प्लस प्लस का बेसिक कैरेक्टर सेट आता है जिसके अंदर 256 अस्थायी कैरेक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उनको हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हम किसी आइडेंटिफायर को कैरेक्टर डाटा टाइप में डिक्लेयर करते हैं यानी कैर डाटा टाइप में डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है इक्विवेलेंट वैल्यू आपकी इंटीजर कोड में स्टोर होती है। उस कोड को हम एसटाई कोड भी कहते हैं। अब एसटाई होता क्या है, एसटाई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसका काम क्या होता है यार, ये एक अमेरिकन एजेंसी है जो कि आपके 256 कैरेक्टर्स जो हैं उनको उसने एक इंटीजर कोड दे रखा है। आपके जो कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो इसी इंटीजर कोड में स्टोर होते हैं। आगे चलते इससे प्रोग्राम्स भी आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एसटाई कोड ऑफ दिस कैरेक्टर, तो वो भी हम आगे चल के बनाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट एसटाई कोड ऑफ द गिवन कैरेक्टर करके एक क्वेश्चन आपका 11th क्लास में तो कंफर्म आता ही आता है। यार अब हम कैर डाटा टाइप के सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स भी इंट की तरह ही है। सबसे पहले हमें कैर लिखना होता है, उसके बाद आइडेंटिफायर लिखना होता है। और इस तरह कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कैर ग्रेड या फिर कैर XYZ
तो इसके बाद हमारा अगला डाटा टाइप आता है जिसका नाम है फ्लोट। तो फ्लोट डाटा टाइप जो होता है वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए होता है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते क्या हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो होते हैं जो नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3.1452 ये एक आपका फ्लोटिंग नंबर है क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट यूज हुआ है। तो जितने भी डेसिमल पॉइंट में नंबर होते हैं उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं। और अगर आप इन्हें C++ में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। फिर एक चीज़ और होती है कि जैसे आपका 12 है, ये एक इंटीजर होता है, लेकिन अगर हम C++ में 12.0 लिखते हैं तो उसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर माना जाता है। मतलब अगर आपको 12 स्टोर करना है किसी वेरिएबल में या फिर किसी आइडेंटिफायर में तो आपको इंट लेना पड़ेगा उसका डाटा टाइप। लेकिन अगर आपको 12.0 स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो आपको उस वेरिएबल को फ्लोट में लेना पड़ेगा। फिर कोई भी डाटा टाइप अगर हम फ्लोट में डिक्लेयर करेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है। अब यार अगर हम इंट की जगह फ्लोट का यूज़ करेंगे तो उससे कुछ एडवांटेजेस होते हैं। और वो एडवांटेजेस क्या होते हैं? यार फ्लोट जो है वो आपके रिप्रेजेंट कर सकता है इंटीजर से 20 की वैल्यू भी। मतलब जैसे 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, अब उनके 20 की वैल्यू जैसे 1.20 या 1.30 या फिर 1.34, तो वो सब आपका फ्लोट के अंदर ही स्टोर होता है। इसके अलावा फ्लोट जो है उसकी वैल्यूज की रेंज इंट से ज़्यादा होती है। अब हर एक चीज़ से एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो फ्लोट के इंटीजर के ऊपर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर हम तो फ्लोट में ऑपरेशन करते हैं यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑपरेशन करते हैं तो वो इंटीजर ऑपरेशन से स्लो होते हैं क्योंकि आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं फ्लोट का साइज बड़ा होने की वजह से उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। अब फ्लोट का भी सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी प्रीवियस वालों की तरह ही है, एकदम सेम होता है। बस आपको इंट की फ्लोट ला देना या फिर कैर की फ्लोट ला देना और फिर आइडेंटिफायर नेम और लास्ट में सेमीकोलन जो कि मस्ट है। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले ले फ्लोट नंबर या फिर फ्लोट XYZ। तो हमारा अगला डाटा टाइप आता है डबल डाटा टाइप। अब बहुत से बच्चे डबल डाटा टाइप और फ्लोट डाटा टाइप में कंफ्यूज होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग डाटा टाइप्स हैं। यार हम डबल का यूज़ तभी करते हैं जब हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का तो प्रिसाइज कैलकुलेशन करना होता है, नहीं तो हम फ्लोट का भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यार डबल यहाँ पे देखो लिखा है डबल डाटा टाइप इज ऑल्सो यूज फॉर हैंडलिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। लेकिन डबल डाटा टाइप को हम डिस्टिंक्ट डाटा टाइप यानी अलग डाटा टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा डबल डाटा टाइप है वो फ्लोट से ट्वाइस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो भी ज़्यादा रेंज तक के स्टोर कर सकता है और ये बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू को स्टोर करता है क्योंकि जो हमारी रेंज बढ़ गई है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिसाइज हो जाती है। इसका हम तभी यूज़ करते हैं जब फ्लोट बहुत छोटा पड़ जाए और या फिर फ्लोट जो होता है वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे पाता है, इसलिए हम डबल डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डबल डाटा टाइप तो यूज़ करने का एक नुकसान होता है, जैसा कि फ्लोट का इंट पे होता है कि डबल जो है वो ज़्यादा साइज लेता है, मतलब थोड़ा लार्जर है और क्योंकि वो स्पेस थोड़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है इसलिए उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेशन स्पीड होती है वो फ्लोट से धीमी हो जाती है। अब इसका भी सिंटैक्स बाकी की तरह ही है, पहले डबल और फिर आइडेंटिफायर नेम और लास्ट में सेमीकोलन जो कि मस्ट होता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लें तो जैसे डबल नंबर और डबल XYZ। हमारी अगली डाटा टाइप आती है वॉइड डाटा टाइप। अब वॉइड का हम तभी करते हैं जबकि कोई वैल्यू का एम्प्टी साइट हो हमारे पास या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। अभी फंक्शंस के नाम से आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हमें आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं यानी मोटा मोटी देख रहे हैं बस। तो वॉइड डाटा टाइप जो है वो एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है। इसको हम तभी यूज करते हैं ज़्यादातर जबकि कोई ऐसा फंक्शन हो जो कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। शायद ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो वॉइड की किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही कम यूज़ होता है। मैंने तो किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए वॉइड का यूज़ कभी नहीं किया है क्योंकि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है जिसके अंदर कोई वैल्यू ना डालो आप। तो ये ज़्यादातर उन्हीं के लिए यूज़ होता है जो ऐसे फंक्शंस के लिए जो कि कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल डाटा टाइप्स खत्म हो जाते हैं। अब तक हमने एक चीज़ देखी है कि सभी डाटा टाइप्स की एक फिक्स्ड रेंज होती है, इसी रेंज के बीच में ये डाटा टाइप्स होते हैं। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जहाँ पे हमें उतने डाटा रेंज की ज़रूरत नहीं है
हमें उससे कम की ज़रूरत है या फिर हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो हम वो कैसे मॉडिफाई करेंगे अब हम उसके बारे में जानते हैं। डाटा टाइप्स मॉडिफायर हमारे 4 टाइप के होते हैं। तो पहले एक चीज़ और देख लें कि जो हमारे वॉइड डाटा टाइप है हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जितनी हमारी 4 डाटा टाइप्स हैं तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारे मॉडिफायर्स का यूज़ क्या पड़ा, मतलब मॉडिफायर यूज़ करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। यार मॉडिफायर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे जो बेस टाइप होती है, डाटा टाइप जो मतलब फिक्स रेंज होती है, उसमें कुछ ऊपर नीचे करना हो या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में प्रिसाइजली उस वैल्यू को फिट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो यार हमारे 4 टाइप के डाटा टाइप मॉडिफायर्स होते हैं। एक होता है साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। ये हमारे 4 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं उनमें इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंट डाटा टाइप की। तो इंट डाटा टाइप, इंट की जो हमारी इसका साइज़ जो होता है वो होता है 2 बाइट्स। इसका साइज होता है 2 बाइट। अब अगर हम इंट के आगे शॉर्ट लगा दें तब तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब अगर हम शॉर्ट इंट का यूज़ करें तो इसके साइज़ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी शॉर्ट इंट का भी जो साइज़ रहेगा वो हमारा 2 बाइट ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम शॉर्ट की जगह लॉन्ग का यूज़ करेंगे तो इसका साइज़ आपका लॉन्ग इंट का साइज़ 4 बाइट का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने अनसाइंड और साइंड के बारे में पढ़ा था, तो इंट में आप शॉर्ट साइंड या फिर शॉर्ट अनसाइंड या फिर इंट या फिर अनसाइंड इंट, इनका कुछ भी यूज़ कर लीजिए। साइंड अनसाइंड का इंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट पे शॉर्ट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट पे केवल इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग का। अगर हम लॉन्ग इंट का यूज़ करेंगे तो उसकी साइज़ 4 बाइट की हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर का जो साइज़ होता है वो होता है 1 बाइट का। कैरेक्टर का साइज़ 1 बाइट होता है और कैर में हम लोग केवल एक ही कोई वेरिएबल या फिर कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। कैर में हम लॉन्ग और शॉर्ट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कैर में बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाइट ही आता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम साइंड, इनसाइंड, साइंड या फिर अनसाइंड भी यूज़ करेंगे तब भी कैर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर हम बात करें फ्लोट की, तो फ्लोट में जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज आता है वो आता है 4 बाइट्स का। अगर हम फ्लोट की जगह डबल का यूज करेंगे तो डबल का साइज होता है 8 बाइट का। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लेना। और अगर हम डबल के आगे लॉन्ग का यूज कर लेंगे तो इसका साइज हो जाता है 10 बाइट का। और अगर हम बात करें इनमें प्रिसीजन का, यानी फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल में, तो फ्लोट में हम 7 डेसिमल डिजिट्स तक जा सकते हैं, डबल में 15 डिजिट्स तक और लॉन्ग डबल में हम 19 डिजिट्स तक जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल डाटा टाइप्स और डाटा टाइप मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम डिराइव्ड डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। और होप करता हूँ कि इस वीडियो में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। आईडी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। यार अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हमें ऐसे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी C++ समझने में आसानी हो। यार मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस